तो आगे हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम हम देखेंगे कि आखिरकार पादपों में भोजन कैसे निर्माण होता है। तो यहाँ पास हम इस तरह का व्यू देखेंगे। ठीक, चलिए रेड ठीक है, चलिए रेड सही है ना। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ यानी जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो देखें, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक, तो आखिरकार पेड़ पौधे का कोई ना कोई ऐसा भाग होगा जो कि भोजन बनाने का काम करेगा। और जब कोई भी भाग जो है, देखो अब तो आप जान गए कि पेड़ों के लिए भोजन कौन निर्मित करता है, तो उसकी पत्तियाँ। ठीक, तो पत्तियों तक जब सभी चीज़ें पहुँचेंगी, सभी पदार्थ पहुँचेंगे, तब ना पत्ती बना पाएगी भोजन। तो देखें, जो जल और खनिज है वो जड़ के द्वारा चला जाएगा पत्तियों तक, और जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, पत्तियों में कुछ छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, तो उनके द्वारा पत्तियों तक चला जाएगा। तो देखो, अगर बोला जाए पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या है, तो आप बोलोगे पत्तियाँ, या फिर कोई बोलेगा कि पादप अपने कौन से भाग से भोजन बनाता है, तो आप बोलोगे पत्तियों से। ठीक, तो देखो, अब बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। आप इतने बड़े पेड़, विशाल पेड़ को देखते हो, हैं, तो कैसे पहुँचता होगा। जैसे इधर पास ये फोटो, ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक, तो ये जड़ तो दिखाई दे रहा है आपको, जड़ में पानी होता है और खनिज लवण होता है। तो तने के माध्यम से कहाँ तक चला जाता है पानी, एक जो पोषक तत्व है, तो कहाँ तक चला जाता है, पत्तियों तक, है ना। तो देखें, जो ये पत्तियां हैं ना, तो पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे रंध्र, तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पत्ती अपना भोजन बनाती है। यहाँ जो पत्ती है, ठीक, सबसे पहले तो जान लो, पत्ती का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल। यह हरा वर्णक होता है जो कि कौन सा रंग पौधों को देता है, पत्ती को कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है। ठीक, तो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और पत्तियों में ही क्या होता है, स्टोमेटा। ये जो दिख रहा है चित्र, ये कहाँ का है, स्टोमेटा का है। चाहे रंध्र बोल दो या फिर आप बोल दो स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा ही ये रंध्र करता क्या है, जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अवशोषित यानी सोखने का काम करता है। ये जो छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है यहाँ पास, तो इसी के माध्यम से जब ये ओपन होता है तब गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती के अंदर पहुंच जाती है। ठीक, ये देखो जूम करके भी बताया गया है, ये पत्ती की काट की संरचना ली गई है। तो देखो, हाँ, ये क्लोरोफिल दिख रहा है आपको, तो क्लोरोफिल के कारण ही,
हरा रंग होता है। ये क्लोरोफिल दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये वाले दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसे होता है? हरा होता है ना। और रंध्र ये देखो ये तो क्लोरोफिल हो गए। और रंध्र यहाँ पास देखो, ये रंध्र है आपका, इधर पास खाली जगह है, ठीक, यहाँ पास ये खाली जगह है ना। तो यही खाली जगह क्या है? रंध्र है। यहाँ भी खाली जगह है, तो यहाँ भी क्या होगा? रंध्र होगा। ये रंध्र यहाँ पास होगा, ठीक। यहाँ पास भी रंध्र है। जितने मतलब खाली स्थान है ये रंध्र यहाँ पास भी हो जाएगा, यहाँ पास भी रंध्र है ना, छोटे छोटे रंध्र पाए जाएंगे। और रंध्रों का काम तो आप जानते ही हो, गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक। तो अब इसको हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो जान गए कि आखिरकार कैसे बनाया जाएगा। जो पहुँच जाता है जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा अवशोषित करके पत्तियों तक पहुँचाया जाता है पानी वानी, तो वाहिकाएँ होती हैं, तने में वाहिकाएँ होती हैं। तो वाहिकाओं के द्वारा जल कहाँ चला जाता है? पत्तियों तक चला जाता है। तो थोड़ा सा इसे हम देख ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि कोशिका का थोड़ा जानना ज़रूरी है। आप इतना जान जाइए कि जितने भी आप सजीव देखते हो ना दुनिया में, आप जितने भी सजीव देखते हो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सभी कहाँ से मिलकर बनी हुई हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। हम चाहे बाल ले लें, चाहे हम चमड़ी ले लें, यानी कि त्वचा, हम अपने शरीर का कोई सा भी भाग ले लें, उसमें कोशिका का होना निश्चित ही है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे खून भी है ना, तो खून भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जो RBC होती है वो भी काहे की बनी होती है? कोशिकाओं की बनी होती है। तो हर एक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखो अब इधर से पढ़ते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, यानी कि जो भवन घर बनता है ईंटों से बनता है ना। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घेरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होता है जो कि केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो देखें इधर अभी समझते हैं अच्छे से, ठीक ना। तो देखो ये जो बाहरी आवरण ये तो कोशिका है। ये जो आप पूरा देख रहे हो पार्ट, ये क्या है? ये कोशिका है, ठीक। तो ये बाहरी संरचना देख रहे हो, ये सॉरी एक मिनट और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो बाहरी वाला संरचना देख रहे हो आप, तो वह क्या है? कोशिका है। कोशिका पूरा दिख रहा है। ये बाहरी आउटर लेयर देख रहे हो बाहरी वाली, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। तो प्रत्येक कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है। इसके हर एक कोशिका में क्या होता है? कोशिका द्रव्य। हर एक कोशिका में गाढ़ा द्रव भरा होता है, वो कोशिका द्रव कहलाता है। और हर एक कोशिका में केंद्रक, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जो कि क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। यहीं से DNA RNA का नाम सुने होगे ना। तो इसी न्यूक्लियस में DNA RNA पाया जाता है, ठीक ना, न्यूक्लियस में, ठीक। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम, तो देखो जैसे कोशिका है, ठीक। ये कोशिका की बाहरी लेयर हो गई,
कोशिका में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ पाई जाती है। ठीक, तो जो द्रव भरा होता है, ये द्रव समझ लो पानी टाइप भरा रहता है, ठीक ना, जैसे इधर पास पानी टाइप भरा है, ठीक, इस तरह पानी जैसे भरा है। तो देख, इसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। लेकिन इसके बीच में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक, केंद्रक। अकेंद्रक झिल्ली से, केंद्रक की अलग एक झिल्ली होती है, अकेंद्रक में भी अलग प्रकार का द्रव पाया जाता है। इधर पास न्यूक्लियस के अंदर भी अलग प्रकार के द्रव पाया जाता है, ठीक ना। तो ये इससे कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव अलग रहता है, साइटोप्लाज्म, ठीक। अगर जानने का मतलब यही है कि आप इतना बस जान लीजिए कि जो हमारा शरीर है या फिर कोई भी जीव है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे इवन पेड़ पौधे भी हों, वो सब कहाँ से मिलकर बने हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। आज अभी आप इतने जानिए, फिर आगे इसको जानेंगे, ठीक है ना, विस्तार से। तो देखो, यहाँ तक तो पढ़ चुके थे कि सूक्ष्म, देखो, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वारिकाओं द्वारा घेरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं, ठीक। तो रंध्र द्वारिका द्वारा घिरे हैं ना। एक सेकंड दिखाते हैं कहाँ पास, ये है द्वार कोशिकाएँ हैं इधर पास, ठीक। इसमें क्या है? रंध्री द्वार है। तो अभी हम इधर पढ़ रहे थे, तो देखो, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो जो विभिन्न प्रकार के आप पेड़ पौधे देखते हो, ठीक, तो आप सोचते होंगे कि सर, जैसे जड़ है, मतलब मिट्टी है, तो मिट्टी में सर आपने तो बोला कि पोषक तत्व होता है। अब पोषक तत्व उड़ के कहाँ चला जाता है? मतलब उड़ के नहीं जाता, कि कहाँ चला जाता है? पत्तियों तक सभी चीज़ें जानी चाहिए। तो मान के इधर पास पोषक तत्व, अब मैंने पहले बताया है कि ये जो ये तना है ना, ये तना दिख रहा है आपको, इसके अंदर छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, ठीक। तो छोटी छोटी वाहिकाएं नली के समान होती हैं, ट्यूब के समान, ट्यूब, पाइप समझ रहे हो ना, पाइप के समान। तो हर जगह फैली रहती है, इधर फैले रहेंगी, पूरे पत्तियों तक फैली रहेंगी, यहाँ सभी फैले रहेंगे। अब जब पोषक तत्व यहाँ पास उपस्थित है, तो इन नलिकाओं के द्वारा, पाइप के द्वारा हर जगह चला जाएगा, पत्तियों तक भी चला गया, ऊपर फूल तक भी चला गया। तो तनों में क्या पाई जाती हैं? वाहिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी वाहिकाएं, ठीक। तो इन्हीं के द्वारा पोषक तत्व जो मिट्टी में उपस्थित हैं चले जाते हैं, ठीक। तो अभी अपन इधर पास पहुंचे थे। देखो, पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि ये खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग का नहीं। मतलब पहेली यह जानना चाहती है कि पत्तियों में कैसे, पत्तियों में ही काहे खाना बन पा रहा है, खाना और कहीं भी बन सकता था। तो देखो क्या होता है, पत्तियाँ काहे विशेष होती हैं। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण
करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखें, पत्तियों में क्या होता है, हरा वर्णक पाया जाता है। उस हरे वर्णक का क्या नाम है, क्लोरोफिल। अगर आपसे कोई बोले कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप बोलोगे क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। केवल हरे पादप ही अपना भोजन खुद से बनाएंगे। ठीक, तो देखो, भोजन तो बनाएंगे लेकिन सूर्य की उपस्थिति में, क्योंकि सूर्य में आप जानते हो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसी गर्मी को उपयोग करके पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देंगे, प्रकाश संश्लेषण। देखो, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज है वह तो आसपास से ही मिल जा रहा है, पेड़ पौधे के आसपास से ही, और सूर्य की गर्मी का भी उपयोग करके पेड़ पौधे जो हैं पत्तियों की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। तो देखो, अब हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आप चाहे चरम स्रोत बोल दो, चाहे परम। तो देखो, अगर अब ये सोचिए, हम जिंदा हैं तो कैसे जिंदा हैं? आप बोलोगे सर हम भोजन करते हैं, इसी कारण से तो जिंदा हैं। जितने भी जीव हैं वो भोजन करते हैं, यही आप बोलोगे, सर हम भोजन करते हैं तभी हम जिंदा हैं। तो अब आप भी बताइए, भोजन हमें कहाँ से मिलता है? तो भोजन तो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है भोजन, पेड़ पौधों से, इधर सब समझ लेना, पेड़ पौधों से। ठीक, और किससे मिलता है? जानवरों से मिलता है, जानवरों से मिलता है ना, पेड़ पौधों से और जानवरों से। लेकिन जो जानवर हैं यह अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जानवर भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वह कैसे जिंदा रहते हैं? उन्हें भी तो भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो ये सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के द्वारा, सूर्य की जो प्रकाश होता है उसके द्वारा तो ये भोजन बना पा रहे हैं अपना। ये पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही तो अपना भोजन बना पा रहे हैं। तो अब आप खुद सोच कर बताइए कि अगर सूर्य नहीं होता तो क्या हम अपना खुद से भोजन बना लेते? तो आंसर है नहीं। तो सूर्य हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर सूर्य ना होता तो शायद हम भी इस दुनिया में नहीं होते। अगर सूर्य न होता तो हम भी शायद दुनिया में नहीं होते। आने वाले करोड़ों सालों में यह सूर्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अभी तो इतना जल्दी नहीं होगा। तो इसकी जो ऊर्जा आती है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। चलिए, अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अब आप खुद सोच कर बताइए, अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? अगर पेड़ पौधे भोजन बनाए ना तो क्या होगा? तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर जीव कहीं ना कहीं पेड़ से ही अपना ऊर्जा प्राप्त करता है ना, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब यह है कि जैसे शेर है, शेर तो डायरेक्ट पत्तियाँ खाता नहीं है, लेकिन शेर जैसे मान के चलो हिरण को खाया, तो हिरण ने लेकिन क्या खाया? हिरण ने तो पेड़ पौधों को खाया ना। तो सोचो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं जब, तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे।
और जब पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो जो शाकाहारी जीव हैं वो खा नहीं पाएंगे, और जब वो नहीं खा पाएंगे यानी शाकाहारी जीव विलुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो किसी का जीवन संभव है क्या? ऐसे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पादपों द्वारा ही निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो आप तो जानते ही हैं कि जो ऑक्सीजन है वह कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से ही। अब पेड़ पौधों से ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में जो उनको ऊर्जा मिली है, तो जो ऊर्जा मिली है तो क्या कर लेंगे, और आधी ऊर्जा को स्टोर कर लेंगे, और जो कार्य करने में जो और एनर्जी आई है तो उसको छोड़ देंगे। उनके द्वारा छोड़ी हुई चीज़ क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन से तो हम जिंदा रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश में अब क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बना। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा के रूप में कर लिया जाएगा और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसी ऑक्सीजन से ही हम जिंदा रहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है यानी कि छोड़ी जाती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड यानी कि स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों में क्या होता है? ऊर्जा देने का, मतलब पेड़ पौधों को ऊर्जा देने में काम करता है और एकत्रित हो जाता है। देखो पत्ती के नहीं तो देखें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2, अगर CO2 मैं लिखूँगा तो आप जान जाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं। ठीक, तो इधर देखो कैसे खाना बनाना, ये भोजन बनाने का प्रक्रम कैसे है। काली पेन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो खनिज लवण भी है, ठीक ना। तो जो CO2 है और साथ में क्या है? जल है। और जल में क्या घुला रहता है? क्योंकि जल कहाँ से आया है? जड़ से, और जड़ में खनिज भी होता है, साथ में ये भी हो गया, ठीक ना। तो किन की उपस्थिति में? देखो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि हम ऊर्जा इधर पास लिख ले रहे हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? ऊर्जा होता है, ठीक ना। ये तीर का चिन्ह है, इसके आगे अभी जगह नहीं है तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे जैसे इधर पास लिखा है, ठीक ना। और क्लोरोफिल की सहायता से, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक ना, जो कि कहीं में होता है? पत्तियों में होता है। तो आगे नहीं है तो देखो इन सब को उपयोग करके, ये जो है ना, तो इन सब को उपयोग करके क्या बनाया जाएगा? भोजन। और जब भोजन बनेगा, मतलब ये पेड़ जो पत्ती है भोजन बना रही है, ठीक है ना, तो क्या क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, यानी कि O2 लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, ऑक्सीजन। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कहाँ हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में,
पौधों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और जो अतिरिक्त ऊर्जा बचेगी ये कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। देखो प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या निर्मित हुआ, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है ना। अभी चलो इधर समझा दे रहा हूँ, हटाइए पूरा हटा देते हैं, अच्छे से समझ ले। देखो यहाँ से, हाँ देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में खनिज भी होता है, पोषक तत्व भी है, तो इन दोनों को उपयोग करके क्या बना लिया पेड़, ये जब आए तो सूर्य प्रकाश के द्वारा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या क्या बना लिया, क्या क्या बना, यानी कि या इतना समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या बना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा के रूप में कर लिया जाएगा, ऊर्जा के रूप में, और जो बचा हुआ ऊर्जा है उसको कहे के रूप में स्टोर कर लेगा मंड, जो स्टार्च है, इसमें परिवर्तित करके विभिन्न जो भाग हैं पौधे के उसमें स्टोर कर लेगा, ठीक, ताकि आने वाले समय में इसी का उपयोग करके, ऊर्जा का उपयोग करके अपनी वृद्धि कर सके, अपना काम चला सके, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि ज़रूरी नहीं कि बरसात के मौसम में तो आप देखे होगे ना कि लंबे समय तक सूर्य नहीं निकला करता, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखा करता, और जब सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक नहीं बनेगा तो पेड़ पौधे क्या अपने भोजन बना पाएंगे खुद से, तो नहीं, तो आखिरकार जिंदा कैसे रहते होंगे। तो इसी जो स्टोर फूड है, जो स्टार्च को उन्होंने एकत्रित करके रखा है, तो उसी के द्वारा, उसी को उपयोग करके वो अपना काम चलाते हैं। और क्या बना था, ऑक्सीजन बनी थी। तो ऑक्सीजन को कह के रंध्रों के माध्यम से, वही रंध्र जो स्टोमेटा था, रंध्र के माध्यम से कहाँ छोड़ देगा, वायुमंडल में। और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन चला जाएगा तो जितने भी हम जैसे जीव हैं, चाहे घोड़ा हो गया, चाहे फिर हम लोग इंसान हो गए, तो हम लोगों के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा क्या उपयोगी है, ऑक्सीजन ही तो उपयोगी है। तो उस ऑक्सीजन का उपयोग हम कर लेंगे, है ना। तो पेड़ पौधे बहुत काम करते हैं, ठीक है ना। और देखो इसमें भले लिखा नहीं है कि लिखा है, अभी तो नहीं पता, लेकिन रंध्रों के माध्यम से ना एक और काम होता है, पता क्या होता है, रंध्रों के माध्यम से एक अच्छा काम ये होता है, जो रंध्र होते हैं तो रंध्र के द्वारा ही, रंध्र बोल दो चाहे स्टोमेटा बोल दिया जाए, तो रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन यानी कि पेड़ों के द्वारा पत्तियों की सहायता से जो पानी होता है ना, एक्स्ट्रा पानी, वो कहाँ छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में। आकाश आप ना समझ करके उसको वायुमंडल बोल लीजिए, वायुमंडल में छोड़ देता है। और जब वायुमंडल में पानी को छोड़ दिया जाएगा तो आप जानते हो कि यह फिर आगे चल के किसका रूप ले लेगा, पानी बादल का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, बादल का, है ना। बहुत सारे बादल, फिर वही पानी बरसेगा, तो कितना ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो देख चुके थे इधर, बस इसको एक बार और अच्छे से देख ले रहे हैं, ठीक ना। देखो थोड़ा ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए, आप जानते हो पत्तियों का हरा रंग, सबसे पहले बताइए, आप खुद बताइए पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो आप बोलोगे सर जी क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल है ना, पत्तियों का हरा रंग क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये सूर्य का प्रकाश जो है उसमें ऊर्जा के द्वारा इधर आ ही रहा है, ठीक। और पत्तियों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, ठीक। और क्या चाहिए पत्तियों को, अभी देखो सूर्य का प्रकाश भी मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। इधर पास जो मिट्टी में क्या होता है, खनिज होता है, खनिज और जल, ठीक। तो कहाँ होता है, मिट्टी में। आप जानते हो मैंने बताया है कि जो तना है, तनों में छोटे छोटे वाहिकाएं होती हैं, छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं। तो वाहिकाओं के द्वारा ही जब अवशोषित कर लिया जाएगा तो वाहिकाओं के द्वारा ही ये कहाँ चला जाएगा, सीधा पत्तियों तक चला जाएगा। ये पोषक तत्व जा रहा है ना, ये पानी और पोषक तत्व पत्तियों तक हर एक भाग में जाएगा, यहाँ भी जाएगा, हर एक जगह जाएगा, यहाँ भी पहुँच गया। अब तो पत्तियों को सब चीज़ मिल गया ना, क्या क्या मिल गया पत्तियों को सब चीज़, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, सूर्य का प्रकाश भी मिल गया,
है ना। इधर इधर से क्या पानी और खनिज लवण भी मिल गया, ये वाला मिल गया ना, यहाँ से भी पानी और खनिज लवण। अब जब सब चीज़ मिल गया तो इसके कारण अब इस प्रक्रिया को उपयोग करके ये अपना भोजन बना लेगा। अब भोजन बनाएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग अपनी ऊर्जा में कर लेगा, और जो ये ऑक्सीजन बचा है तो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, वायुमंडल में छोड़ देगा। अब वायुमंडल में छोड़ देगा तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब इसको उपयोग करके जीवित रहेंगे। यहाँ तक आप पूरा समझ गए हैं, ठीक। अब इधर से यहाँ से अब बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपने भी देखा होगा कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ पीली पीली होती हैं, या फिर लाल रंग की, या फिर दूसरे भूरे रंग की होती हैं। तो अब ये बूझो सोच रहा है कि क्या ये भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो देखो अब इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं, है ना। हालांकि मैंने बता दिया है कि जो केवल हरे पादप वही अपना भोजन बनाते हैं। तो इधर से पढ़ते हैं, देखो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क एवं सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यह देखिए, जो आप बहुत से पेड़ पौधों को देखे होंगे जिनके तने भी हरे होते हैं। तो हरे कहे होते होंगे क्योंकि क्लोरोफिल उपस्थित है। जब क्लोरोफिल उपस्थित है तो अपना भोजन वो बनाएगा, ठीक ना। तो तने कुछ पेड़ पौधों के तने जैसे हरे होते हैं ना, तो हरे तने से भी क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। जैसे रेगिस्तानी इलाके में अगर देखा जाए तो कैक्टस यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कैक्टस को और क्या बोलते हैं, नागफनी तो आप नाम सुने होंगे ना। तो नागफनी जो दिखाई देती है ना, वो असल में पत्ती न हो है, वो असल में क्या है, तना है। तना इस तरह दिखाई देता है और कांटे जैसी संरचनाएं निकल जाती हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो हरे हरा देखो भाग देखते हो ना, तो उसी के द्वारा अब वो जो नागफनी है अपना भोजन बनाएगा। अब कांटे नुमा संरचनाएं आ गई हैं, देखो पता का उसमें रंध्र को बंद कर लेते हैं ये लोग। ये रंध्र को बंद कर लेंगे, जब रंध्र को बंद कर लेंगे तो इससे पानी नहीं जाएगा। जो पानी, अब ये सोचिए आप, रेगिस्तान में तो बहुत कम ही पानी होता है। अगर वो या अगर वो उसके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से पानी को पूरा छोड़ देगा तो पेड़ क्या जिंदा रह पाएगा। तो आप बोलोगे सर जी जिंदा तो नहीं रह पाएगा। तो इसी कारण से वह जल क्षय को रोकने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ, उनकी पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, सल्क और सूल जैसी यानी कांटे जैसी संरचना में निकल आता है। तो इससे क्या होता है, अतिरिक्त पानी ऊपर नहीं जाता। अब देखो क्रियाकलाप करके थोड़ा देखते हैं। हालांकि हम लोग देखेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे खाली, ठीक, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्रियाकलाप एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार यानी कि अंधेरे में 72 घंटों के लिए रख दीजिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए। तो अब आयोडीन का पता लगाना था, तो 6वीं में तो यह प्रक्रिया दोहराई जा रही होगी। तो देखो अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधेरे में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः उसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण नोटबुक में लिखिए। तो देखो इससे पहले जब आपने कहाँ रखा था, अंधेरे में रखा था, तो उसका आयोडीन परीक्षण करोगे। फिर बाद में जब धूप में लाए तब आयोडीन परीक्षण करोगे, तो तब देखोगे आपकी आयोडीन कब पत्तियों में उपस्थित होगा। देखो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। इसको देखो, हरी पत्तियों के अतिरिक्त यानी कि हरी पत्तियों के अलावा अन्य वर्ण यानी कि अन्य रंग की
पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी यानी काय जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होता है, जिन्हें शैवाल कहती हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जो बूझो देख रहा था ना, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां हल्के लाल रंग की, हरे भूरे रंग की थी, तो वो सोच रहा था कि क्या अपना भोजन खुद बना ले रही हैं। तो देखें उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन आपको बता दें हम, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये वर्णक होता है, यानी कि रंग देने वाला होता है। तो क्लोरोफिल नामक वर्णक से क्या हरा रंग प्राप्त होता है। तो क्लोरोफिल के अलावे अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल जब कम मात्रा में पाया जाएगा, अब क्लोरोफिल के अलावे दूसरे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, तो क्या कम मात्रा वाला दिखेगा? तो आंसर है नहीं, कम मात्रा वाला नहीं दिखेगा, ज़्यादा मात्रा वाला दिखेगा। तो ज़्यादा मात्रा वाले जैसे भूरे हो गए, लाल हो गए, ये वाले रंग दिखेंगे। लेकिन तब भी तो क्लोरोफिल थोड़ी बहुत मात्रा में उपस्थित है ना। जब थोड़ी बहुत मात्रा में उपस्थित है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा। और आप शैवाल के बारे में तो आप जानते होंगे, जब वर्षा ऋतु आती है तो जानते हो ना, पूरे हाथ काई लग जाती है। काई को ही क्या बोलते हैं? शैवाल, यानी कि एल्गी। एक अच्छी बात बताएं हम आपको, थोड़ा इसको लिख लीजिए कहीं पास या फिर याद कर लीजिए। ये जो शैवाल होता है ना, यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता है। मान के चलो इधर पास पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, इधर पास काई है, तो पेड़ों से ज़्यादा काई जो होता है ना ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन काई से बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है। पेड़ों से ज़्यादा जो काई है उससे ऑक्सीजन ज़्यादा निर्मित होता है। उदाहरण के लिए अगर समझने के लिए मैं बोलूँ कि मान के लो इधर पास 2 छोड़ रहा है, कोई 2 या फिर 3-4 चीज़ों का निर्माण हो रहा है, लेकिन शैवाल के द्वारा वही 10-20 बन जाएंगे। मतलब केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा ये है कि ये है, तो शैवाल ज़्यादा है ना, शैवाल वाला ज़्यादा है ना। तो आप ये जान लीजिए कि शैवाल ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है वायुमंडल में। ठीक, ये आप पत्तियाँ भी देख ले रहे होंगे। देखो थोड़ा थोड़ा तब भी हरा रंग दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का हरा रंग होता है तब भी। अब इनका रंग हरा ही क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है। देखो जो कि पत्ती हरी दिखती है, तो आप जानते हो क्लोरोफिल कारण हरी दिखता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि काई भी देखो कैसी दिखती है, काई हरी हरी दिखती है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट जो निर्मित होता है उसके अलावा भी अभी देखते हैं क्या क्या। देखो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन है नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो देखो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो ठीक है, मिल गया, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको भी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का। तो नाइट्रोजन तो आप जानते हो वायुमंडल में होता है वायुमंडल में, है ना। तो आपको हम बता दें कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को घटकों के रूप में तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। और जब मिट्टी में मिल गया तो आप जानते हो कि जब मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी के द्वारा कहाँ चला जाएगा? पेड़ों तक चला जाएगा। तो ये भी आपूर्ति पूरी हो गई, है ना। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु
पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों के नाइट्रोजन की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, यानी कि मांग की आपूर्ति हो जाती है। तो देखो, आपको बताया गया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सूक्ष्म जीव करते क्या हैं? तो सूक्ष्म जीव जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको कहाँ मिला देते हैं? मिट्टी में, है ना। उसके यौगिकों को तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी के तरल रूप में हो करके कहाँ चला जाएगा? पेड़ पौधे पर। क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो गैसीय अवस्था में होती है। गैसीय अवस्था को पेड़ डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकता, तो वह मिट्टी के द्वारा करता है, ठीक ना। अब बाकी तो आप जानते हो कि किसान डालते रहते खाद वगैरह। देखो, इसके पश्चात यानी कि इसके बाद पादप के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इसी के देखो, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो हो गया था ना, और प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करने में किसका ज़्यादा भूमिका हो गई? नाइट्रोजन पदार्थ की, ठीक ना, नाइट्रोजनी पदार्थ की। नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है ना। तो सभी चीज़ें निर्मित होकर के पेड़ पौधों का भोजन बना ली। प्रोटीन भी हो गया, वसा भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, यानी कि मंड, शर्करा, ग्लूकोज, है ना। देखो, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, पोषण यानी कि जो पादप हैं इसके अलावे और अन्य विधियाँ हैं जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखो, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को देखिए, ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने पर शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पादप पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो परजीवी, देखो ये आप फिर से बता दे रहे हैं कि जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं वो स्वयं पोषी कहलाते हैं, और जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते यानी कि दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं। तो विषमपोषी भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जैसे ये आप पीली पीली संरचनाएं देख रहे हो कि ये क्या है? यह अमरबेल है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या ये अपना भोजन खुद से बना लेगा? तो आंसर है नहीं, यह तो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाएगा। और जब यह अपना भोजन खुद से नहीं बना पाएगा तो जिंदा रहने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यह जो इस पादप पर लिपटा हुआ है ना, तो इसी से यह ऊर्जा को छीन लेता है। इस पेड़ पर जो लपटा हुआ है ये अमरबेल, उसी का ऊर्जा को क्या कर लेगा? छीन लेगा। और जब ऊर्जा छीन लेगा तो उस पोषक उसके जो जिस पर लपटा हुआ उसमें पोषक तत्व की कमी होएगी, है ना। तो ये अमरबेल क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा, क्योंकि दूसरे के ऊपर लिपटा है और दूसरे से क्या कर रहा है? एनर्जी खींच रहा है, ठीक है ना। और ये पादप क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। परपोषी कहलाएगा क्या? पादप, क्योंकि पादप के ऊपर कौन है? परजीवी। हम भी परपोषी कहलाएंगे क्या? तो हम भी कहला सकते हैं। किन के लिए परपोषी किन के लिए हम हैं? परपोषी हम हैं, तो परजीवी भी कोई होगा। तो जैसे आप खटमल का नाम सुने होंगे या फिर जुएं का, जुआ आप नाम सुने हो ना, तो जुआ हमारे लिए क्या है? परजीवी का काम करता है। जुआ क्या करता है? परजीवी का काम करता है, क्योंकि वह हमारे ऊपर ही रहता है और हमें हमारी ऊर्जा को क्या कर लेता है?
खून के माध्यम से चूस लेता है ना। तो हम परपोषी हुए किन के लिए, जुओं के लिए, और जुओं क्या है हमारे लिए, परजीवी हैं। वैसे ही ये जो अमरबेल है, अमरबेल क्या है, परपोषी परजीवी है, किन के लिए, पेड़ों के लिए, पैरासाइट, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर से पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जून एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है। तो हाँ, पहली सही ठीक ही सोच रही है, क्योंकि खटमल, जू जैसे सब जो जीव है ना, हमसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारी ही ऊर्जा को छीन लेते हैं, है ना। तो ये सभी परजीवी की श्रेणी में आएंगे। देखो, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। पादप को देखिए, मतलब कि 1.6 में पादप का चित्र देगा, उसको देखेंगे हम। इसकी जड़ें घट यानी कि घंटे के जैसे समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरण होती है। पत्ते का शीर्ष भाग घंटे का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई जीव या फिर जब कोई कीड़ा घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो देखो, इधर पास आप घटपर्णी नामक पौधा देख रहे हो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो असल में क्या है, पत्तियां हैं। पत्तियां कह के रूप में बदल गई हैं, इस घड़े जैसे संरचना में बदल गई हैं। ये जो पत्ती देख रहे हो ना, पत्ती का सबसे अगला भाग कह के रूप ले लिया है, इस घड़े के समान का रूप, घड़े जैसे आकृति वाला समान रूप का ले लिया है, ठीक ना। ये इधर पास ये ऊपर क्या है, ढक्कन टाइप कुछ संरचना है। ये ऊपर वाली संरचना क्या है, ढक्कन वाली संरचना है इधर पास। तो इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है और सुगंधित पदार्थ होता है। तो सूंघ करके जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं तो भोजन की तलाश में इसके अंदर प्रवेश करेंगे या फिर इधर इसके आसपास मंडराएंगे, घूमेंगे। और फिर जब घूमेंगे तो इधर इसके अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। और जब रोम पाए जाते हैं तो रोम में क्या हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे। जो कीट आया इधर पास से फंस गया, और जब फंस गया तो ये जो ढक्कन है तो इसको क्या कर देगा, ऐसे बंद कर देगा। और जब बंद हो गया तो कीट इसी के अंदर फंस गया। फिर इधर से विभिन्न प्रकार के रसायन छोड़े जाएंगे, यहाँ से विभिन्न प्रकार के पाचक रस छोड़े जाएंगे। और फिर पाचक रस के द्वारा वह जीव मर जाएगा और उस मरे हुए जीव से एनर्जी खींच करके पूरे पेड़ पौधे तक पहुंचा दी जाएगी। तो देखो, ये पेड़ पौधा कितना चालाक है, अपने लिए क्या कर रहा है, ऐसी संरचनाएं निर्मित हो गई है इसके अंदर, और कीटों को भक्षण यानी कीटों को मार करके ऊर्जा लेता है, ठीक ना। तो ये क्या है, घटपर्णी है। तो देखो, ये हरा हरा दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि जब इसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये सूर्य की उपस्थिति में भी भोजन बना लेगा। और मान के लो सूर्य की उपस्थिति में या फिर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ जहाँ की यह भोजन बनाने में असमर्थ है, तो वहाँ इसका उपयोग करेगा। ये घड़े जैसी संरचना है, इसका उपयोग करके ये अपना भोजन प्राप्त कर लेगा कीड़े मकोड़ों को खा करके। सोचिए, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, ठीक। तो इसी को क्या बोलेंगे, कीटभक्षी पादप। अब देखो, जो भ्रमित है वो चौंक गया। यदि घटपर्णी हरा पादप होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण काहे करता है। बेचारा बिल्लिया गया ये बोझो कि जब ये अपना भोजन खुद से बना लेता है, हरा हजब खुद से बना लेगा, तो कीटों काहे खाता है। तो देखो क्या है, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है या फिर जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है।
तो पोषक तत्व जब नहीं मिल पाएंगे तो आखिरकार इन्हें तो जिंदा रहना है। तो हालांकि जो ये घटपर्णी है ना, ये बहुत समय बाद निर्मित हुए होंगे, धीरे धीरे एवोल्यूशन के जरिए, यानी कि विकासवाद, बहुत टाइम लगा होगा, हज़ारों वर्ष लगे होंगे धीरे धीरे इसको इस तरह संरचना देने में, ठीक है ना। अब मृतजीवी के बारे में देखते हैं। देखो, मृत से मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीवन यापन करने वाला, यानी कि मरे हुए जीवों से अपना जीवन यापन करना। देखो, आपने बाज़ार में छत्रक यानी कि मशरूम बिकते देखे होंगे। मशरूम आप तो जानते हो ना, मशरूम वही कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं। तो वर्षा के दिनों में वृक्षों की झड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे, जिसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखो, जो मशरूम होते हैं ना, वो भी काहे की श्रेणी में आते हैं, पादप की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। अब मशरूम का रंग तो हरा नहीं होता, इसका मतलब मशरूम अपना भोजन खुद से नहीं बना पाएगा। तो जब अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। एक सेकेंड, सॉरी। तो क्या अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो आंसर है नहीं बना पाएगा। तो क्या होगा, यह सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करेगा। अब देखो, बोझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख तो नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश का संश्लेषण नहीं कर सकता, यानी कि भोजन नहीं बना सकता, भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकता, यानी कि नहीं बना सकता। तो अब देखते हैं, देखो मशरूम तो आप जानते हो ना, ये अभी तो भुंडा, मशरूम, कवक एक ही नाम है। तो हम इधर से पढ़ते हैं, कहाँ से, हाँ, कवक। तो कवक या फंजाई, देखो इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। यह मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाले, यानी कि सड़े गले चीज़ों वस्तुओं पर क्या हो जाएंगी, निर्मित हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हो, ये सभी क्या हैं, कवक हैं, भुंडा, ठीक ना। तो सड़े गले चीज़ों से निर्मित हो जाते हैं। तो देखो, तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको संरचनाएं, तो ये सब क्या है, इसके सड़ा हुआ पदार्थ है। ये जो ब्रेड है इसका सड़ा हुआ पदार्थ है, और इस सड़े हुए पदार्थ से ये जो कवक है अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। तो देखो, मृत जीवी क्या है, जो कि सड़े गले चीज़ों का उपयोग करके अपना भोजन बना लें। तो देखो, कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी पाए जाते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। तो वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा जो कवक होता है वो ज़्यादा मात्रा में उगता है। तो इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान आपने बहुत सारे कवकों को देखा होगा ना, वृद्धि करते देखा होगा, बहुत सारी जगह फैले हुए देखा होगा। अपने अभिभावकों के बारे में, मतलब अपने घर में माता पिता से कवकों के बारे में जो नुकसान है कवकों से, उसके बारे में जानिए। देखो, नुकसान क्या हो सकता है,
जैसे काफ़ी समय तक आपका कपड़ा भीगा हुआ है, बरसात की ऋतु में तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा, भुंडा लग जाएगा और कपड़ा पूरा बर्बाद हो जाएगा। अचार में लंबे समय तक अगर उसमें नमी बनी रही, पानी अगर पहुंच गया गलती से भी, तो क्या हो जाएगा, अचार में भुंडा लग जाएगा और अचार पूरा ख़राब हो जाएगा, है ना। देखो पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हुए जाते हैं। तो बेचारी जो ये पहेली थी, तो क्या अपने जूते को संभाल कर रखती थी बेचारी, तो शायद उसको उससे भूल होगी, उसके जूते गीले रहे होंगे और उसने रख दिया ऐसे ही, ठीक ना। तो काफ़ी समय के बाद उसमें क्या हो गया, वही फफूंद लग गया और फफूंद क्या कर दिया, जूते को गंदा कर दिया, ख़राब कर दिया। अब पहली सोचती है कि अरे यार, मैंने तो इसको यहाँ पास रखा था, ये कैसे हो गया, मेरा कवक कैसे लग गया जूते में। तो देखो, कवक सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। वायु जो आप देखते हो, जो सांस ले रहा है ना, वहाँ भी जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो देखो, कवक के जो बीजाणु होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, ठीक ना, बहुत सूक्ष्म होते हैं, अभी भी इधर उधर या फिर बाहर मंडराते रहे होंगे हवाओं में इधर उधर। और जब पानी वर्षा ऋतु में आएगी या फिर नम वातावरण होगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इनको पानी मिला, नम वातावरण नमी वाला क्षेत्र मिला, तो ये अपने आप को क्या कर लेंगे, ग्रोथ यानी कि वृद्धि करने लगेंगे, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगेंगे, है ना। तो हम कैसे बचा सकते हैं अपने चीज़ों को, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मान के चलो कपड़े को बचाना है, तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कपड़ा क्या ना होना चाहिए, हमेशा गीला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप कपड़े बगरा दियो, खींच के बगरा दियो, धो कर बगरा दियो, तो उससे नहीं, कवक नहीं लगेगा। कवक को लगने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2-3 दिन लगातार उसको क्या चाहिए, नमी वाला क्षेत्र। अगर कपड़े को 3-4 दिन लगातार गीला करते रहें 24 घंटे 48 घंटे, तो लंबे समय तक गीला बना रहेगा कपड़ा, तो धीरे धीरे उस पर क्या हो जाएगा, कवक अपना विकासवाद शुरू कर लेगा, अपने आप को वृद्धि करने लगेगा। देखो, पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो पहेली बहुत जानकार है, पहेली जब बहुत जानती है। जो कवक होते हैं ये नुकसानदायक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, है ना। तो कवक से विभिन्न प्रकार की प्रतिजैविक की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, जिसमें दो जीव आपस में रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, सहजीवी संबंध के अंतर्गत आएंगे। इसको भी देखेंगे थोड़ा सा। देखो, वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। देखो, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदारी होते हैं, इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। जो कवक है शैवाल को रहने के लिए क्या देता है, घर देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। तो देखो, आप समझने का प्रयास कीजिए। सहजीवी संबंध क्या है,
जब दो जीव आपस में इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, पोषक तत्व देते हैं या फिर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो जैसे इधर पास कवक है, ठीक ना, ये इधर पास कवक है, ठीक। ये कवक है, वही भुंडा, ठीक। तो कवक क्या करता है, देखो कवक भी है और साथ में क्या है, और एल्गी यानी कि काई है। ये काई हरे हरे से हरे हरे दिखाई देती क्योंकि हरी हरी काई होती ना। तो जो ये कवक होता है ये शैवाल के लिए क्या देता है, घर देता है। शैवाल के लिए क्या देता है, आवास यानी कि घर देता है, ठीक। तो आप जानते हैं शैवाल हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएगा। तो बदले में शैवाल क्या करेगा, इस कवक को ऊर्जा देगा यानी कि भोजन का मात्रा, भोजन देगा, पोषक तत्व देगा। तो देखो दोनों जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना, तो दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे, सहजीवी संबंध। असहजीवी संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है, शैवाल और पादप का इकट्ठा होना होता है, मतलब जो दोनों इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे को उस पोषक तत्व और ऊर्जा देते रहते हैं, है ना। जैसे इधर पास ये जो शैवाल है, सॉरी शैवाल नहीं, जो मशरूम है, तो ये शैवाल के लिए क्या देगा, रहने के लिए घर देगा। अब बदले में जो शैवाल है वह भोजन बनाकर किसको निर्मित देगा, इस भुंडा यानी कि कवक जो है उसको देगा। क्योंकि जो ये कवक है ना, कवक में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पोषक तत्व को खींचने की मात्रा होती है या फिर मिट्टी को ज़्यादा, जल को ज़्यादा देर तक एकत्रित रहता है, स्टोर करके रखता है। तो पता है लाइकेन, आपने लकड़ियों में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे ना, तो लकड़ियों में भी शैवाल उत्पन्न हो जाता है। तो इधर चित्र तो दिखाया, इसमें नहीं बताया गया है, वरना पता क्या रहता है, जैसे मान के चलो लकड़ी ऐसे रखी हुई है, मतलब पेड़ पौधों में भी होता है। अब मान के चलो लकड़ी ऐसे रखी है तो कुछ समय बाद धीरे धीरे यहाँ पास लाइकेन जमा हो जाएगा, कान जैसी संरचनाएं निकल जाती है। आप देखोगे पेड़ पौधे में कान जैसी संरचना इस तरह निकल जाएगी हल्का, तो लगेगा कि पेड़ के कान निकल गए हैं। वो असल में कान नहीं है, वो असल में क्या है, लाइकेन है। क्या है, लाइकेन। और लाइकेन तो आप जानेंगे कैसे बना है, वह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अब मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है। अब आप जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो मृदा से पोषक तत्व लेते हैं। अब सोचिए मृदा से पोषक तत्व लेते हैं तो पोषक तत्व की कमी ना हो जाएगी, तो बोलोगे सर जी हाँ कमी तो हो जाएगी। तो अब मिट्टी में वापस पोषक तत्व कैसे आता होगा, तो हम इसी के बारे में देखें जानेंगे। बहुत अच्छा पाठ है, ऐसी बात नहीं है। देखो, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। देखो, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जो पादप होते हैं मृदा से क्या करते हैं, पोषक तत्व को खींचते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार क्या होती जाती है, कम। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को क्या हो जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ आता है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध कराने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो
तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, वैसे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकता। नाइट्रोजन का उपयोग तभी कर सकता है जब वह घुलित अवस्था में हो। तो क्या होता है, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो कुछ जीवाणु जो कि राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वह अपना भोजन नहीं बनाता है। यह कहाँ रहते हैं? यह मटर, चना, मूंग तथा सेम में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं में रह करके पादपों से पोषण प्राप्त कर लेते हैं और बदले में पादपों क्या देते हैं? घुलित नाइट्रोजन दे देते हैं। क्या देते हैं? घुलित नाइट्रोजन, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। देखो, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो यहाँ आप जान गए फलीदार, जितने भी मतलब वो वाले पौधे जिनमें फलियाँ निकलती हैं। जैसे चना को देखोगे ना, जब चने को तोड़ते हो तो उसमें 2 फलियाँ निकलती हैं, है ना। 2 भागों में बट जाता है चना ना, तो वो भी 2 फलियाँ वाली है ना। या फिर सेम का बीज भी देखे होंगे। फिर सेम के पौधे में भी पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। तो देखो क्या करते हैं, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्य उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वयं पोषी होते हैं। केवल बहुत कम ही पादप पोषक प्रणाली अपनाते हैं, मतलब दूसरी प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है, यानी कि उन्हें विषमपोषी के रूप में बांटा गया है। क्या हम यह कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? लगभग हाँ, क्योंकि दोनों रूपों से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। देखो अभी बताते हैं थोड़ा सा, क्या जो राइजोबियम नामक पौधा था, जो जीवाणु था, देखें मान के लिए पौधा है चने का, ठीक ना, इधर ये जड़ें हैं, ये चने का पौधा है, ठीक। इधर मान के चलो चना लगा है बहुत सारा इधर। तो जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें जीवाणु होते हैं। जो गांठ, आप अगर चने के पेड़ को, पौधे को उखाड़ कर देखोगे तो जड़ों में थोड़ी थोड़ी गांठ जैसी संरचना इस तरह से बनी रहेंगी, हल्की हल्की गांठ जैसी संरचना इस तरह से। तो इस तरह गांठ से जैसी संरचनाएं जड़ों में पाई जाएंगी। तो उधर ही क्या रहता है? जीवाणु। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु। जैसे ये वायुमंडल तो आप जानते हो ना, वायुमंडल, यहाँ जितना भी आप भाग देखते हो पर्यावरण में वो सभी वायुमंडल है, ठीक है ना। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है ना, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो जो नाइट्रोजन है पौधा, जो नाइट्रोजन नामक गैस है ये N2 नाइट्रोजन, तो गैसीय रूप में होता है।
तो पेड़ पौधे डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखें, सबसे पहले बता दूं, ये जो नाइट्रोजन है इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इसकी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेड़ पौधे में जो प्रोटीन निर्माण होता है ना, तो प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी? इन्हीं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन तो डायरेक्ट आ नहीं सकता, नाइट्रोजन तरल पदार्थ में होना चाहिए। तो जो पौधों की जड़ों में ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते थे ना, ये पौधों की जड़ों में, ये पौधा की जड़ों में राइजोबियम नामक जो जीवाणु पाए जा रहे हैं, वह नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके मृदा में मिला देती है, मिट्टी मिला देती है। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। ऐसे फ़ायदा यह भी होता है, देखो, एक तो जो फलीदार पौधा है उसमें जो जीवाणु है, तो जीवाणु का कर दिया मृदा में, मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके मिला दिया। तो अगली बार जब इस पर कोई अन्य फसल उगेगी तो पता क्या होगा, खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि इस जीवाणु ने नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा में मिट्टी में स्थिरीकरण मतलब बदल दिया तरल रूप में। तो देखो कितना ज़्यादा फायदा है। ठीक, अब देखते हैं, सभी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्या, स्वपोषी। स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और क्या देखा था, क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल तो जानते हो आप, पौधों को हरा रंग देता है, पत्तियों को हरा रंग देता है। और जितने भी अगर क्लोरोफिल पेड़ पौधे में उपस्थित है तो वह अपना भोजन खुद से बना लेगा। देखो, कुछ पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तब भी वो पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेंगे। और देखो, विषमपोषी ऐसे जीव हैं जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। और जो परपोषी है, ये परपोषी ऐसे जीव हैं जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं या फिर उन्हीं पर रहेंगे और उन्हीं से अपना पोषण करेंगे। ये परपोषी जीव होते हैं। जैसे ये परपोषी नहीं, परजीवी के बारे में बता रहा था ना, परजीवी के बारे में बता रहा था, अभी परपोषी के बारे में जानते हैं। तो देखो, परपोषी वे जीव होते हैं जो कि मतलब जिनके ऊपर दूसरे जीव आश्रित रहते हैं। जैसे कि परपोषी पौधे हो गए, तो कैसे हो गए, इधर डायरेक्ट अभी परजीवी के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ा जरूरी है। तो क्या होता है, तुम देखो, जैसे ये पौधा है, ठीक, तो पौधा क्या हो जाएगा, परपोषी। इसके ऊपर जो बेल लगी है, जैसे ये अमर बेल जानते हो ना, तो अमर बेल इस तरह लपटी है सब तरफ, तो ये अमर बेल क्या है, परजीवी है। तो परपोषी पेड़ हो गया और परजीवी कौन हो गया, अमर बेल। परजीवी मतलब ऐसा जीव जो कि दूसरे के ऊपर निवास करके और उसी से पोषण छीने, उसका पोषण छीने। ठीक, एक तो उसी के ऊपर रहेगा, उसी को पोषण छीनेगा, और जिसके ऊपर पोषण छीन रहा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो पौधा परपोषी कहलाएगा। और अच्छे से देखा चाहे तो मान के लो ये कोई बच्चा है, ठीक, ये कोई बच्चा है, तो इसके ऊपर मच्छर अगर काटती है, मच्छर अगर डंक मारती है, तो मच्छर क्या है, परजीवी है। मच्छर क्या है, परजीवी। और जो ये इंसान है वह क्या है, परपोषी। तो इंसान जो है वो क्या है, परपोषी। इसकी मुंडी में जुआ है, मान के चलो जुआ। तो आप बताइए, जुआ परपोषी है कि परजीवी है? तो आप बोलोगे सर जुआ तो हमारा खून चूसते हैं और हमारे ऊपर आश्रित रहते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जुआ है ना, ये तो जुआ परजीवी है, और जो हम हैं परपोषी। समझ में आ गया इतना? चलो, अब कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप तो ऐसे पादप हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, खाते हैं। पोषक, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। परजीवी के बारे में जान गए। प्रकाश संश्लेषण भी क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, ये भी हो गया। अभी मृतजीवी। तो मृतजीवी ऐसे जीव हैं जो कि सड़े गले भागों पर आश्रित रहते हैं या फिर सड़े गले चीज़ों से अपना
पोषक प्रदान करते हैं, पोषण करते हैं, अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ऐसा समझ सकते हो। सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध मतलब कि जब दो जीव, ये पहला जीव होगा मान के चलो, और ये सॉरी अभी तो इधर मान के लो पहला जीव है और इधर पास ये दूसरा जीव एक साथ रहे, तो यही क्या है, सहजीवी संबंध। रहने का मतलब कि यह है कि आवास और भोजन आदान प्रदान करें। मान के लो ये जो नीला वाला जीव है ये क्या हो दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है गुलाबी वाले को, बदले में गुलाबी वाला क्या कर रहा है, नीली वाले को घर वो खाना दे रहा है। तो इस तरह एक दूसरे को लाभ पहुँचा रहे, सहजीवी संबंध कहलाएंगे। अब है कवक। कवक तो आप जानते हो कि नम क्षेत्रों में पाया जाता है, कवक हर जगह क्षेत्रों में पाया जाता है ना। कोई भी चीज़, जैसे भुंडा के बारे में सुने होंगे, कवक बीजाणु के रूप में होते हैं जो कि पूरे वायुमंडल में ऐसे छोटी छोटी मात्रा में फैले रहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब मौसम क्या होता है, नम होता है यानी कि हल्का गीला अवस्था, तो धीरे धीरे ये कण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अब बाकी इसको पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कि हमने क्या सीखा कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वृद्धि, शरीर के रखरखाव तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। इधर हरे पादप प्रकाश संश्लेषण स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखो पढ़ने का मतलब यह है कि समझना भी है, जैसे कि इधर पास लिखा है हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो इससे आप क्या समझते होगे, तो देखो समझा कैसे जाता है। देखो हरे पादप, हरे पादप मतलब कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक, मान के लिए हरा। अब कहोगे सर जी हरा कहाँ है, चलो आपके लिए हरा बना दे रहे हैं। ये जैसे पेड़ पौधा है, ये कोई पौधा है, कहोगे सर इस तरह का बना रहे हो गलत सलत, तो चलो ठीक है थोड़ा सा बना ही दे रहे हैं। तो मान के लो, अरे पकड़ भाई साहब, हाँ मान के लो ये पौधा है। अब तो समझ में आ रहा, इधर दिख नहीं रहा तो क्या करें, ये पेड़ पौधा है, ठीक, हरा पेड़ पौधा। तो क्या लिखा है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया, वही प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाद्य यानी कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी खुद से बनाते हैं। तो सॉरी, तो इसका मतलब यह है कि हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसको आपको समझना है। आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, मृतजीवी परजीवी क्या होता है। वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे हो चुके। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।